का असर खुद उनकी पार्टी पर आज दिखाई दे रहा है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। वो पार्टी जिसने एक तहरीक चलाकर मुल्क को आज़ादी दिलाई, वो पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, वो पार्टी, वो सियासी जमात जो बड़ी सियासी जमात, एक जमाने में सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उस पार्टी पर यानी कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर खतरे मंडरा रहे हैं। खतरा इस बात का नहीं है कि क्या पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है। आज भी कई रियासतों में पार्टियां हैं जो इसी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर वजूद में आई हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, और ऐसी कई पार्टियां हैं। अभी हालिया जो पंजाब में एक पार्टी बनी, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी, जो अमरिंदर सिंह ने बनाया। सवाल इस बात को लेकर है कि एक बार फिर कांग्रेस की आला कयादत पर बहुत ज्यादा दबाव है, और ये दबाव बनाने वाले खुद कांग्रेसी हैं, जिन्हें G23 और ना जाने कई और नामों से जाना जाता है। ये G23 ग्रुप क्या चाहता है, ये ग्रुप, और कुछ मुबस्सिरीन की राय है कि क्या ये G23 ग्रुप, इसकी नीयत बहुत खालिस है या इसका भी रिमोट किसी और के पास है। बहरहाल कई ऐसे सवाल हैं। कांग्रेस मुश्किल में फंसी हुई है। कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलेगी कांग्रेस? क्या सोनिया गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगी? देखिए, ये लोग तो पहले बीजेपी से लड़ रहे थे, अब बीजेपी से लड़ते लड़ते आपस में लड़ गए। उसका नेतृत्व जो है वो कंफ्यूज रहा है, उसके कंफ्यूजन का असर खुद उनकी पार्टी पर आज दिखाई दे रहा है। तो मैं सीधे आपको बताऊं कि हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए 4 खास लोग जुड़े हैं। हमारे साथ हैं यासिर जिलानी, जो तर्जुमान है बीजेपी के। हमारे साथ है साधना भारती, जो कौमी तर्जुमान है कांग्रेस पार्टी की। प्रेम कुमार हैं सीनियर जर्नलिस्ट का पॉलिटिकल एनालिस्ट, और खुद तहसीन मुनव्वर साहब हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रेम कुमार जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जो कुछ कांग्रेस के साथ घट रहा है, जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, एक लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का जो रेगुलर टर्म में जो सदर होना चाहिए वो नहीं है, और 5 रियासतों के हालिया जो नतीजे आए हैं चुनाव के, उसके बाद के जो हालात हैं, मैं सबसे पहले आपका इस पर एक रिमार्क्स चाहता हूं। जी विशाल जी, जब राजनीतिक रूप से पराजय का सामना करना पड़ता है, राजनीतिक दल को इस तरह के विरोध को झेलना होता है, और ये विरोध होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये विरोध ही, इस किस्म का विरोध ही नेतृत्व को जवाबदेह बनाता है। अब G23 के मुतल्लिक बात हो रही है, तो ये एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बना है जो कि पिछले चुनाव, बंगाल के चुनाव के बाद से और अब के चुनाव की पराजय के बाद से नए सिरे से सक्रिय हुआ है। तो सवाल ये जरूर है कि जब पिछले चुनाव के बाद ये प्रेशर ग्रुप बना, तो इसको पैसिफाई करने के लिए नेतृत्व ने क्या किया, ये सवाल बिल्कुल मौजूद है। और आज भी हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक चुनाव कार्यक्रम अध्यक्ष को बदलने का रखा हुआ है, और उससे पहले ये बातें हो रही हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप में एक बात अब तक साफ है कि जो नेतृत्व के खिलाफ बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, तो कपिल सिब्बल के घर में G23 की बैठक नहीं होती है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में भी ऐसी सोच वाले लोग हैं कि इस प्रेशर ग्रुप को लाइन नहीं तोड़ना चाहिए, वो सरहद नहीं तोड़नी चाहिए, जिसके बाद पार्टी में बने रहने की, पार्टी में लोकतंत्र की लड़ाई की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। जी ठीक है, ये आपका पहला
आपका ये रिमार्क्स है, आपका एक तजिया है। मैं अब रुख करूंगा तहसीन मुनव्वर साहब का। तहसीन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि फर्स्ट जो कुछ हो रहा है, किस तरह का ये दबाव है, 5 रियासतों से पहले के हालात से ये कैसे मुख्तलिफ है, और क्या सीधे तौर पर ये G23 चाहता है कि जो क़यादत है वो गांधी फैमिली के हाथों में न रहे? क्या गारंटी इस बात की है कि गांधी फैमिली के हाथों में अगर क़यादत न रहे तो कांग्रेस को कामयाबियां जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। इसके अलावा ये बात भी सही है कि कांग्रेस का मतलब गांधी फैमिली ही है। ये G23 में ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने इंतखाबात भी नहीं जीत पाए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस में जितना ढील दी गई है 2014 के इंतखाबात के बाद से, जिस कदर तब्दीली, जिस कदर एनर्जी लेवल होना चाहिए था, कांग्रेस उस तक नहीं पहुंच पा रही है, चीज़ों को लटका के रख रही है। पंजाब में उन्होंने जिस तरह का किया, पंजाब में एक वक्त को ये लगा कि चन्नी बहुत अच्छी चॉइस हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी सिद्धू को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये पंजाब के रिज़ल्ट बता रहे हैं कि कैप्टन को का हटाना जो है वो गलत हो गया। अब देखिए, इस तरह के हालात जो है राजस्थान में भी हैं। राजेश पायलट और उनके दरमियान है जो गहलोत साहब के दरमियान, जी हाँ, तो उनके दरमियान भी है। आपको छत्तीसगढ़ में भी नज़र आ रहा है, भूपेश बघेल और इनके खिलाफ दरमियान भी है, अपना टीकेएस देव के दरमियान भी चल रहा है। हमने देखा कि किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मध्य प्रदेश में चले गए बीजेपी में। तो क्या है कि कांग्रेस इस वक्त जिस चौराहे पर खड़ी है, जिस हालत में है, उसका और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहां से या तो वो बनेगी या बिल्कुल ख़त्म होगी। तो जब ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात में कांग्रेस को बहुत ही इनकलाबी फैसले लेने होंगे, कांग्रेस लीडरशिप को। लेकिन मसला ये है कि हम अभी तक एक्टिंग प्रेसिडेंट पर चल रहे हैं। 2019 से हमारे पास अभी तक एक्टिंग प्रेसिडेंट मौजूद है। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐसा लगता है, कुछ बयानात से भी मालूम चला कि फैसले वही ले रहे हैं। तो और अब देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है, पॉलिटिक्स जो है फुल टाइम जॉब है। हमने देखा जिस दिन रिजल्ट आया 5 असेंबली रियासतों के जो रिजल्ट आया है, अगले दिन हमने देखा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पे रोड शो किया। यानी कि उन्होंने गुजरात इंतखाबात की जो है लड़ाई अगले दिन से ही शुरू कर दी। हम अपने यहाँ क्या देखते हैं, कांग्रेस में क्या देखते हैं? क्या हमें वो वलवला, वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा नजर आता है? नहीं। और अब देखिए, कांग्रेस को समझना होगा कि ममता बनर्जी की तरह लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को समझना होगा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरह लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को समझना होगा। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में, हालांकि वो वज़ीर आला नहीं बन पाए, लेकिन अखिलेश ने जैसी फाइट दी है वो यकीनन काबिल तारीफ है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फाइट दी है। जी, तो कांग्रेस को फाइट करना पड़ेगा, और ये फाइट विद इन कांग्रेस ना हो, बल्कि कांग्रेस की अपनी जो नजरियाती इख्तलाफ जिनके साथ, उनके साथ। बड़ा अच्छा एक किसी ने कमेंट दिया कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, आपस में लड़ते हैं कि भाई आप जो है कुल वक्ती जो है हमको सदर दीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है आगे बढ़ के काम कीजिए। लीडरशिप से कह रहे हैं कि लीडरशिप का जो रोल है वो अदा करो। उसमें क्या गलत है? आप उनको बागी कह दें, उनके घरों पर अंडे फेंक दें या कुछ इस तरह की चीजें करें, उससे मसला हल होने वाला नहीं है। और अगर आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फिर खींचिए मत, फौरन कर दीजिए। आप नए सिरे से शुरुआत करनी है, आपको नए सिरे से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, मैंने शुरू में छोटा सा बयान दिया था, सुनाया था, मुख्तार अब्बास नकवी का टीजर के तौर पर था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो क़यादत है वो बड़ा कंफ्यूज्ड क़यादत है, और ये कंफ्यूजन ही पार्टी को यहां तक ले आई है। जो तहसीन साहब कह रहे हैं कि आप या तो एक्शन लीजिए या फिर आप उन्हें पूरी तरह से उनके जो राय मशवरे हैं उनको सुनिए, उन पर अमल कीजिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? साधना भारती साहबा, मैं आपके पास बिल्कुल आखिर में आऊंगा। आखिर का मतलब बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में नहीं, इस राउंड के आखिर में। पहले मैं जाता हूं सैयद आसिफ जिलानी के पास। जिलानी साहब, बीजेपी के लिए ये हालात कैसे हैं? हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्या जो G23 प्रेशर ग्रुप है ये भी कहीं ना कहीं, इसका रिमोट भी तो किसी और के हाथ में नहीं है। यासिर जिलानी। विशाल आजम साहब, देखिए ये बिल्कुल कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन आपने मुझे बुलाया है इसलिए मैं कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी जरूर करूंगा राजनीतिक तौर पे।
क्योंकि कुछ राजनीतिक मित्र हैं जो औपचारिक तौर से अनौपचारिक तौर से मुलाकात होती है वो कांग्रेस के बारे में बताते हैं और कांग्रेस से को जितना पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करिए, वही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए कांग्रेस का कल्चर बड़ा विचित्र है। कांग्रेस में जब कोई नेता कुर्सी मिल जाती है तो वो अपने आप को इतना बड़ा कर देता है कि उस तक कार्यकर्ता कांग्रेस का पहुंच ही नहीं पाता है। वो अपने नाम के आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता लगा देता है। वो महासचिव हो गया तो राष्ट्रीय महासचिव अगर हो गया तो वो किसी प्रदेश के सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, इनके लिए वो राष्ट्रीय हो गया, वो मिलेगा नहीं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी में जब काम करना शुरू किया और देखा कि यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ लेवल के अध्यक्ष से भी डायरेक्ट एक्सेस है, मिल सकते हैं। हमारे यहाँ आज भी राष्ट्रीय कार्यालय पे मंत्रिमंडल के एवरी वर्किंग डे एक मंत्री आते हैं जिनके साथ 3 से 4 घंटे कार्यकर्ता आके पूरे देश के कोने कोने से मिल सकते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि कहीं वो मंत्री के दिमाग में ये ना आ जाए कि वो मंत्री हो गया और वही सबसे बड़ा हो गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष से इसलिए मिलते हैं कि बूथ अध्यक्ष को ये एहसास रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मेरे जो मित्र हैं उन्होंने ही कांग्रेस के बारे में बताया, उसमें राष्ट्रीय का मतलब ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मुझे भी हैरान कर गया जब उन्होंने बताया कि अगर वो राष्ट्रीय हो गए तो उनके लिए जिला, मंडल, राज्य स्तरीय नेता 0 हो गए और उसके बाद उनको अपने अंदर एक आत्मचिंतन और करना पड़ेगा। जो अभी की मीटिंग में भी बात सामने आई है, जो पत्रकार बंधु द्वारा लेके आई जो बात है कि उनके यहाँ टिकट बेचने का जो भ्रष्टाचार वाला रिवाज है वो कब आखिर खत्म होगा, ये कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन और मंथन करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंजाब के प्रभारी के ऊपर लगाए कांग्रेस के लोगों के आरोप हैं। तो आप एक जो इतना पुराना संगठन है, जिस संगठन को लोगों ने एक जमाने तक हुकूमत करते देखा है, अगर उसमें इस तरह की विचित्र स्थिति बनेगी तो आज जिस पायदान पे कांग्रेस खड़ी है, मुझे लगता है वहां भी रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके नीचे भी जाएगी वो। ठीक है सादा भारती साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। मुझे सवाल कुछ नहीं करना है, बस आप बताएं क्या कहना है आपको। जी आदरणीय आजम जी, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को होली के पर्व की, जो कि मित्रता और एकता का प्रतीक है जो त्योहार, उसका मैं हार्दिक उसकी शुभकामनाएं सभी को देती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आदरणीय जिलानी जी ने जो बात कही, देखिए सरकार चलाने में फेल भाजपा कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में घुसना चाहती है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर भाजपा की सरकार है और अंदरूनी कलह नहीं है? हमारी पार्टी में लोकतंत्र चलता है, हमारी पार्टी में विरोध के स्वर उठते हैं तो उन्हें सुना भी जाता है, उन्हें सिरे से नकारा नहीं जाता। हाँ, मैं आदरणीय तहसीन मुनव्वर जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि किसी भी तरह की हिंसा किसी की नेता के घर पर जाके अगर होती है तो वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आह्वान भी करती हूँ कि ऐसा कांग्रेस के लोग तो कम से कम हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकते, क्योंकि हम गांधीवादी हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बात बार बार कांग्रेस पर करती है, हमारा ये है, हमारा वो है। राजस्थान में आप देख लीजिए, पूनिया जी हो और वसुंधरा राजे जी हो, उनके बीच किस तरह सिरफुटअव्वल सामने आता है। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी का सिरफुटअव्वल कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती है उसमें दिखाई दे जाता है। दूसरी बात, आदरणीय सुश्री उमा भारती जी जो जब पार्टी छोड़कर जाती हैं तब मोदी जी को उन्होंने विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष बता दिया था। उन्होंने ये कहा था भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग ऐसे करती है जैसे कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। और उसके बाद अभी उमा भारती जी शराबबंदी करते हुए एक दुकान पर जाके ईंट फेंकाती हैं, तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं पत्थरबाज तो समाज के दुश्मन है, हम तो एक्शन लेंगे। तो इनके बीच क्या चल रहा है? उसके बाद वरुण गांधी जी सिरे से सारी जो इनकी नीतियां उन्हें नकार देते हैं, रोज ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, रोज आवाज उठाते हैं। क्या ये सुनते हैं? उनके आवाज को नकारने का काम करते हैं। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी इनकी नीतियों को नकारते रहे हैं। उसके बाद इन्हीं के पूर्व वित्त मंत्री इनकी आर्थिक नीतियों को नकारते रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि यशवंत सिन्हा जी ने तो एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल दिया कि आई नीड टू स्पीक अप नाउ, वो खिलाफ करता। तो मैं एक अंतिम बात यही कहूंगी आदरणीय विशाल जी, मैं सीधी बात कहूंगी, आप बार बार पूछते हैं कांग्रेस क्या है। अरे कांग्रेस तो नेहरू गांधी गोखले की जान है, कांग्रेस इंदिरा जी राजीव जी के बलिदान का प्रमाण है, कांग्रेस अरुणा आसिफ अली का ईमान है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की अंतिम सांस कांग्रेस थी, लोहिया जी की भी कभी प्यास कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, और आरएसएस पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी। और मुझे लगता है वो फिर होना चाहिए, क्योंकि ये जो विचारधाराएं हैं, तो मैं कहूंगी आदरणीय यासिर जिलानी जी से कि आप देश चलाने पर, प्रदेश चलाने पर ध्यान दीजिए। जो कुर्सी
क्या मोह और माया के चलते फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने के लिए आप बाहरी लोकतंत्र को लोकतंत्र बना देते हैं, और आपके आंतरिक लोकतंत्र की तो कहने साधना क्या, जी, वो तो कोई लोकतंत्र साधना नहीं जी, है। मुझे लगता है आज हम लोग जिस जिस नहज पे गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है। एक छोटी सी मिसाल आपको ये दूंगा कि उत्तराखंड में एक नहीं 3 वजीर आला बदले गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी नहीं बनाई, जो पंजाब में आपके साथ हुआ। एक छोटी सी मिसाल इसे समझने के लिए काफी है कि आप किस तरह से चीजों को मैनेज कर रही हैं या वहां कैसे मैनेज हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये कि यहां से आगे कांग्रेस किस तरफ जाएगी? क्या कांग्रेस से जो गांधी फैमिली है वो क़यादत से हटेंगी? क्या आप ये चाहती हैं या क्या G23 ये चाहता है? अब देखिए, G23 आप नाम दे रहे हैं, वो लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये पार्टी के नेता हैं। इन्हें बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इन्हें पार्टी में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए कि इनके पॉइंट क्या है, किन बातों पर मंथन चाहते हैं। मैंने ये बात लगातार कही, मैं न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से भी आवाम को बता देती हूँ कि हमें आत्ममंथन, आत्म समीक्षा की आवश्यकता है इस समय, और वो हम कर रहे हैं। और पार्टी ने पूरे चुनावों की पूरी जिम्मेदारी, चाहे वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी, उन्होंने ली, और हमने इस्तीफे भी मांगे प्रदेश अध्यक्षों से। लेकिन जो बात आप लगातार कह रहे हैं, मैं फिर यही कह रही हूँ आपको, ये उत्तराखंड में आप 3 सीएम किए, तो टेंडर निकालते हैं सीएम बनाने के लिए। जो इनके सबसे बड़े मुख्यमंत्री अब चुनाव हार गए, फिर उन्हें बनाया जाएगा, तो टेंडर नहीं। लेकिन सियासी तौर पर फायदा तो उन्हीं का हो गया, और वो उत्तराखंड में वापस आ गया, पंजाब आपके हाथ से चला गया। नहीं, कोई, देखिए, ये तो लोकतंत्र है, जनता के हाथ में है, किसको लाना है, किसको भेजना है। ठीक है साधना जी, मैं दूसरे मेहमान के पास भी जाना चाहता हूँ, दूसरे राउंड में फिर आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि दरअसल मसला है क्या ये विचारधारा का मसला है? अगर कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी विचारधारा है, तो फिर आवाम का समर्थन, आवाम का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे कांग्रेस में लोग हो गए हैं जो चुनाव नहीं लड़ते या जमीन पर नहीं लड़ते, एसी रूम में बैठे होते हैं, ड्राइंग रूम में बातें होती हैं, लेकिन वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए एक चुटकी में? मसला कहां है प्रेम कुमार जी? देखिए विशाल जी, लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव हारती हैं और चुनाव जीतती हैं। यहाँ से हम ये निष्कर्ष अगर निकालने लगे कि पार्टी खत्म हो गई, तो मुझे थोड़ा लगता है कि जल्दबाजी हो रही है। ओपोनेंट पार्टियां तो हमेशा बोलेंगी कि कांग्रेस खत्म हो रही है, पहले भी बोलती थी। आप याद कीजिए, सोनिया गांधी जी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व संभाला था, कब संभाला? जब पार्टी को सिर्फ 141 सीट मिली थी, बाहर हो गई थी सत्ता से, तो पार्टी ने आग्रह किया कि सोनिया गांधी जी आप आई, और उन्होंने संभाला। और उसके बाद जब तुरंत चुनाव होता है तो और सीटें घट गई, 114 पर आ गई। लेकिन फिर जब 2004 आया और तब उन्होंने सरकार बदल करके दिखा दी। तो ये समय लगा। अगर उसी समय की बात कहें, सोनिया गांधी से टूट करके पार्टी अलग हुई, उनके इटली मूल का मुद्दा उठाया गया, शरद पवार अलग हुए, पीए संगमा अलग हुए, तब तो सोनिया गांधी खारिज हो गई थी। उस समय संख्या भी उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करके 2004 तक पार्टी को खड़ा किया। आज भी वही चैलेंज है कि क्या आज का नेतृत्व स्ट्रगल करके अपनी पार्टी को उसी तरीके से खड़ा कर पाएगा? क्योंकि बागडोर फिर से सोनिया गांधी के पास आई है, जो कि कंटिन्यू नहीं करना चाहती है स्वास्थ्य कारणों से। तो अब पार्टी का लोकतंत्र कैसे पुनर्जीवित हो? और ये जो प्रेशर ग्रुप, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा सवाल में कि क्या सोनिया गांधी के बाद नेक्स्ट जनरेशन को ये इक़्तिदार सौंपने की तैयारी थी, जिसे दूसरी पार्टियां लगातार परिवारवाद से जोड़ देती हैं, और न जाने कितने उनके लिए उपनाम और सरने जोड़ दिए गए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस इसमें फंस कर रह गई कि पावर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट जनरेशन, या फिर दूसरे लीडर, और क्या इसलिए उनको मौका मिल गया कि लीडरशिप बदली जानी चाहिए? देखिए विशाल जी, सोनिया गांधी जी के लिए तो ये आसान होता कि यूपीए 1 में नहीं तो यूपीए 2 में वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती थी। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने मना किया कि हम नहीं बनेंगे, मनमोहन सिंह ने ऑफर किया। तो ये बात बोलना कि वो चाहती थी, मन में क्या था हम कैसे जाने, लेकिन बाहर जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी ने भी, या खुद स्वयं सोनिया गांधी ने भी एक स्थिति बनी थी जब वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने विपक्ष के तेवर को देखते हुए उन्होंने
बैकफुट पर अपना कदम बढ़ाया, निर्वाचित हो गई थी पूरे संसदीय दल की नेता, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, फिर भी उन्होंने वो नहीं बनी, मनमोहन सिंह आए। तो ये बात कहना मुश्किल, लेकिन आज की परिस्थिति में आए, हम इतिहास में न जाए, वो तो इतिहास चीजों को समझने के लिए होता है। आज की परिस्थिति में पार्टी में चुनाव नहीं हो रहे हैं चाहे जिस कारणों से, तो जो AICC है इसको इस तरह से, हालांकि ये सोनिया गांधी जी के ही समय में हुआ है कि इस तरीके से बना दिया गया कि मनोनीत संस्था हो गई है, जबकि पार्टी में प्रावधान है कि नहीं चुन करके इतना हिस्सा आना है और मनोनीत इतना हिस्सा होना है। 100% मनोनीत होगा तो पार्टी में फिर चापलूसों की ही दरबार सजेगी। तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि पार्टी में AICC का जो पुराना रिवाज रहा है कि कितना मनोनीत करें और कितना निर्वाचित हो, उसको फिर से लागू किया जाए। जी तहसील साहब, मेरा सवाल आपके पास अब ये है कि G23 आखिर चाहता क्या है? और मान लीजिए कि अगर टॉप लीडरशिप से गांधी फैमिली का कोई भी फर्द वहां नहीं है, वो हट जाता है, तो क्या इस से ऐसा लगता है कि जो है कांग्रेस की कामयाबियां शुरू हो जाएंगी? दूसरी बात यह कि क्या जो मसला तभी उठता है जब कांग्रेस की किसी चुनाव में हार हो जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मसला कहीं और है, मसला क़यादत का नहीं बल्कि मसला आइडियाज का है, मसला नजरिए का है, मसला विचारधारा को लेकर के काम करने का, लोगों तक खुलकर जाने का है? तहसील साहब नहीं, देखिए मसला लीडरशिप का है और उसमें ये भी मसला है कि ये जो G23 में लोग हैं वो अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन देखना चाहते हैं और उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि लगातार, अब जैसे पंजाब में हार हो गई तो अब देखिए राज्यसभा में सीटें भी कम हो जाएंगी और अब उनको नज़र आ रहा है कि सिर्फ अभी तो हम बीजेपी से टकरा रहे थे, लेकिन अब हमें आम आदमी पार्टी से भी रियासतों में टकराना पड़ेगा। आप देखिए, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी इतनी ज़बरदस्त जीत हासिल करती है तो पंजाब के साथ लगता हुआ हिमाचल है, उसके बाद आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी अब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद जो है कभी भी अगर चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी वहाँ पर भी जाएगी यकीनी तौर पर। अब हरियाणा में दिल्ली और हरियाणा पंजाब के बीच में हरियाणा सैंडविच है, यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी जो है अच्छी तरह लड़ेगी। तो अब उनको नज़र आ रहा है कि अगर हमने बहुत ढंग से नहीं लड़े और आगे बढ़कर नहीं लड़े और हमें बिल्कुल ऑल आउट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमारी लीडरशिप को कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि हमें कहीं मुस्तकबिल तो नजर आए, नहीं तो हम क्या करेंगे उस पार्टी के साथ रहकर जो लगातार हार रही है और जहां पे सुनी नहीं जाती। तो वो एक तरह का दबाव बना रहे हैं। अगर इनको जाना होता तो ये बहुत पहले चले गए होते। 7-8 साल हो गए, 8 साल इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से हो सकता है राज्यसभा में रहे हों, इस वजह से रुके रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं ना। ये G23 में से कितने लोग गए हैं अभी तक, तो ये रुके हुए हैं। ये इनको ये भी महसूस हो रहा है कि दूसरी जगह हमारी इतनी पूछ नहीं होगी, हमने इतना वक्त यहाँ पर दिया है। इनका सम्मान भी होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और नए और पुराने के बीच में देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है, आप जो कह रहे हैं दूसरी जगह इनकी आवभगत नहीं होगी। एक के बाद कई नाम है, सिंधिया से लेकर दूसरे लोगों तक, जिनको वहां किसी को यूपी के कैबिनेट शामिल किया गया। सिंधिया को जो है उनको भी एक वजारत दे दी गई। नहीं, देखिए वो पहले आपने क्या किया वो अलग चीज हो जाती है, आप आगे क्या करना है। देखिए जो पॉलिटिक्स में लोग किस लिए आते हैं, पावर के लिए आते हैं, सत्ता के लिए आते हैं, हुकूमत के लिए आते हैं। उनको जब तक उनके पास पावर नहीं रहती, उनकी पूछ नहीं होती, तो फिर उनका, क्योंकि उनके देखिए इतने सारे लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, लोग आते हैं अपने काम कराने के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आते होंगे कि वह हमारे काम करवा दीजिए, लेकिन आप सरकार में है नहीं, आप सत्ता में है नहीं, आपकी कोई पूछ नहीं कर रहा है। तो उस तरह से क्या है कि आप अपने लोगों के काम भी नहीं करवा पाते। तो आपको हुकूमत चाहिए होती है, कांग्रेस को भी हुकूमत चाहिए, सोनिया जी को हुकूमत चाहिए। भले ही राहुल गांधी जो है 2004 और 2009 में जो है नहीं बन सकते थे, और कहा भी गया था। मुझे याद है कि एक बड़े जो है इनके इत्तेहादी लीडर ने कहा था कि राहुल गांधी को कोई ना कोई मंत्रालय दे दो, कोई वजारत दे दो, ताकि उनका एक्सपीरियंस बने। यहां तक उन्होंने कहा कि इनको आखिर के 2 साल में उनसे कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बना दो, ताकि कम से कम उनको, अगर कांग्रेस हार भी रही है तो उनको जो है पीएम का प्रोटोकॉल तो मिलेगा हारने के बाद। लेकिन न जाने क्यों वो इसके लिए तैयार नहीं हुए कभी भी। मैं यासिर जलाली साहब आपके पास आता हूं, थोड़ा छोटा तारीख में जो भूल हुई की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को अपने अंदर जो है तवानाई पैदा करनी। अगर ये हालात रहे और कांग्रेस को रियासतों में दूसरी पार्टियां, कहीं पे आम आदमी पार्टी, कहीं टीएमसी, कहीं किसी और पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करती जाती है, तो क्या ये बीजेपी के लिए अच्छा होगा 24 या उसके आगे आने वाले वक्तों के लिए भी? देखिए, एक तो मैं तहसीन मनोहर साहब के बातों से 100% इत्तेफाक रखता हूं। सिर्फ 50 सेकंड आपके लिए जी।
मैं तहसीन मुनव्वर साहब के 100% बातों से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है, देखिए बीजेपी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कैडर जो है वो कल भी काम कर रहा था, कल चुनाव में काम कर रहा था, रिजल्ट आया, एक दिन उससे अपने उसको उत्साह के तौर पे लिया, पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया, फिर दूसरे दिन से वो अपने काम पे लग जाता है। तो हमारे लिए चुनौती इतनी बड़ी नहीं है। चुनौती खुद कांग्रेस के लिए इसलिए है कि लोकतंत्र में ठीक है हार और जीत चलती रहती, लेकिन आपका वोट में जो प्रतिशत है वो लगातार गिरता जा रहा है। आप बिल्कुल जमीन को टच करते जा रहे हैं। कांग्रेस जब से बनी है, मुझे लगता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत रहा है, सबसे निचले स्तर का वोट प्रतिशत रहा है। तो इसके लिए खुद उन्हें आत्मचिंतन मंथन, उनकी प्रवक्ता बहुत तेज बोलती, बहुत शानदार बोलती है, लेकिन वो अभी भी उसी मोड़ पे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जमीन उनके हाथों से निकल रही है, वोट उनके हाथों से खिसक रहा है। एक मिनट हमारे पास है साधना भारती साहबा, जमीन आपके हाथों से निकल रही है, माजी छोड़िए, कांग्रेस आगे कहां जाने वाली है? क्या कांग्रेस की आला मौजूदा क़यादत कांग्रेस को एक और टूट से बचा पाएगी? आदरणीय यासिर भाई, चुनौतियां उनके सामने होती हैं जो सत्ता में होते हैं। आपके सामने आज चुनौती देश के लिए जो बड़ी, आप उस पर ध्यान दीजिए कि महंगाई कैसे कम की जाए, बेरोजगारी कैसे कम की जाए, डीजल पेट्रोल के दाम साधना जी भैया जवाब दे दीजिए, गैस सिलेंडर कैसे कम। मैं दे रही हूँ आपका जवाब, मैं पहले वो क्योंकि बैठे हैं पॉलिटिकल अपोनेंट है, उनकी बात का जवाब देना जरूरी है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि कल्याण सिंह जी ने भी एक समय पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी बनाई थी, उमा भारती जी ने भी पार्टी छोड़ी थी और दूसरी पार्टी बनाई थी। तो ये मत कहिए कि ऐसे नेता नहीं हुए भाजपा में जिन्होंने पार्टी नहीं बनाई। दूसरी बात, मैं ये आप मुझसे पूछ रहे हैं पार्टी, देखिए कांग्रेस में चुनाव के बाद अध्यक्ष बनते हैं। हमारी पार्टी में अभी बात चल रही थी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं ली, क्योंकि वो देश के लिए सांप्रदायिकतावादियों को देश को बचाना चाहते थे, सांप्रदायिकतावादियों से नहीं बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। मोदी जी ने क्या किया? अडवाणी जी का अपमान किया और बैठ गए फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन जो देश के लिए करना था वो नहीं किया। तो मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस, हाँ ये बात सच है, कांग्रेस में कुछ चीजें हैं जो सामने है, भाजपा में भी आज है, ये उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, वरुण गांधी जी पर, उमा भारती जी पर, सुब्रमण्यम स्वामी जी पर। जीतने वाले को ध्यान देने की जरूरत कम होती है, जो हार रहे हैं उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जीतने वालों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हम दो सांसदों से हताशा हुई है, हम दो सांसदों से यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें मालूम है, हमें एहसास है। चलिए, हाँ तो भाई हम दो सांसदों से यहाँ तक पहुँचे, दो सांसदों की पार्टी से, दो सांसदों से यहाँ तक पहुँचे। चलिए, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आप तमाम लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और अब हमारे पास मजीद वक्त नहीं है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।